आज ये छोटी सी मुलाकात आप लोगों के साथ हुआ। आपसे पहले कोई हमारा परिचय नहीं है, आप मेरे को नहीं पहचानते हैं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। मैं आपके लिए नया, आप मेरे लिए नए। तो जब किसी भी नए व्यक्ति को देखते हैं तो मन के अंदर में खुशी होती है। किसी नए लोगों से जब मिलते हैं तो मन के अंदर में खुशी होती है, एक उत्साह देखने को मिलता है, उमंग देखने को। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे पे मैं देख रहा हूँ प्रफुल्लित चेहरा, स्माइलिंग फेस, और सभी के अंदर में जो उत्साह और जो जोश देख रहा हूँ, इस बात की सूचना देती है कि आपका जो पॉजिटिव रोल है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की फेवर में मिलेगा। आज ये इलेक्शन कैंपेन की एक मीटिंग है और आज इस मंच पे उपस्थित ये जो हमारा हाफलंग मंडल है उसके प्रेसिडेंट मृदुल कैंपराय जी हैं। मैं नाम ऑटोनोमस काउंसिल के वो एक्स ईएम भी रह चुके हैं और हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका भी अभिनंदन और अभिवादन करना चाहते हैं। इसी मंच पे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जयसवास गरलोसा जी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी हम अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हमारे बीच में इस पूरे टीमा हसाओ जिला के विस्तारक नंदलाल चौहान जी हैं, उनका भी हम अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और हमारी ही पार्टी के जो मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रिवा हौजाई जी, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट रामजोला राज युंग जी, ओबीसी प्रेसिडेंट सुमा दे जी, और हमारे एससी मोर्चा के समीर चंद्र राय जी, और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस मंच पे उपस्थित हैं। उन सभी का अभिनंदन अभिवादन। और हमारे सामने जो हमारे इस प्रेक्षागृह में बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं भी भारतीय जनता पार्टी स्टेट कमेटी की तरफ से आपको मैं जीवाई और नमस्कार ज्ञापित करता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि इलेक्शन कैंपेन मीटिंग है, लेकिन आपसे मिलकर जो खुशी हुई उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंतरंग में है, मेरे हृदय में। तो मैं हृदय की गहराई से ही कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये बात जब मैं कहूँगा तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। दिस इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल ही नहीं है, यह एक सेवा का प्रकल्प है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां सर्विस टू द मैनकाइंड एंड सर्विस टू द ह्यूमन बीइंग, मानवता की सेवा के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। और मूल लक्ष्य जो ओरिजिनल एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम जनता की सेवा कैसे करें। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि उसके कैडर जो थे कैडर बेस्ड पार्टी थी और उसके 9 करोड़ से 10 करोड़ उसके मेंबर थे, 9 to 10 करोड़। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसकी संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। और इस पार्टी की दो विशेषता मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इस मंच पे आप देख रहे हैं, इसके बाहर भी देखेंगे, वह कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर करते हैं, विथ फुल डेडिकेशन, समर्पण के भाव के साथ काम करते हैं और एक जज्बा रहता है कुछ सेवा करने का। तो कर्मठ कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता होने के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, पॉलिसी है। वो पॉलिसी है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे दुखी है, जो शोषित है, वांछित है, लांछित है, पीड़ित है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसके पास जाने का मैंडेट दिया गया है। उसके पास जाना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी ध्यान रखना है। ये हमारी नीति है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ
सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सम्मिलित होकर के सभी एक मत से, एक आवाज से अगर हम एकत्रित होकर के सभी मिलकर के हम अपनी आवाज को उठाएंगे और विश्वास पैदा करेंगे तो सबका विकास होगा, और सबका विकास और सबका साथ चाहिए ही चाहिए। यह है हमारी नीति, और इसीलिए हम प्रमूल्यबोध राजनीति जिसको कहते हैं कि वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स, ये भारतीय जनता पार्टी की आदर्श और भारतीय जनता पार्टी की नीति। तो भाइयों और बहनों, इस पार्टी के बारे में मैंने आपको दो ही चीज बताया कि हमारा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचे, और दूसरी बात हमने कही कि हमारे जो कैडर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वह निष्ठा से काम करते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि इसी देश के अंदर में 2014 के पहले का भारत इंडिया और 2014 के बाद का भारत और इंडिया क्या था। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश, ये जो इलेक्शन है 2024 का इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं। इसके पहले आप लोगों ने बहुत इलेक्शन देखा है, बहुत बार आपने वोट दिया है, असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, एमएससी के इलेक्शन हुए हैं, एमपी का इलेक्शन इसके पहले भी हुआ है। 2014 में आपके ही सहयोग से, आपके ही सपोर्ट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त जो मैंडेट था मोदी जी के लिए वह परिवर्तन का था, वह ट्रांसफॉर्मेशन का था। 2019 में एक बड़ा मैंडेट मिला, बिग मैंडेट मिला, तो मोदी जी ने बड़े बड़े डिसीजंस लिए और जो विकास था, डेवलपमेंट था, उसको कंटिन्यू किया। अब ये इलेक्शन आ रहा है 2024 का, मोदी जी को तृतीय बार, थर्ड टाइम उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वह किस लिए, वह किस लिए? और हमारा स्लोगन भी है 400 के पार। वह किस लिए? क्योंकि जो देश के अंदर में विकास की गति चल रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके की शांति है, आज यही जो डिमा हसाओ पहले कितना अशांत था, हम इस वक्त मीटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम मीटिंग करने की स्थिति में है क्योंकि शांति है, प्रगति है। और यह भारतीय जनता पार्टी की नीति और आदर्श का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है कि हम पहला रिस्टोर करते हैं पीस। जब तक पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसमें हम विश्वास है। दूसरी बात हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, विभिन्न भाषा भाषी हैं। देयर आर सो मेनी लिंग्विस्टिक ग्रुप, देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। तो हम जाति पाति से, धर्म से ऊपर उठ सकते हैं कि आपको मैं कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि सांप्रदायिक पार्टी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंडेट लिखा हुआ है। जब हम मेंबरशिप लेते हैं तो वहां 5 निष्ठा बताई जाती है। उसमें एक निष्ठा है सर्वधर्म समभाव, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। हमें सभी धर्मों का आदर करना है और सभी धर्मों के प्रति उतना ही प्रेम रखना है जितना प्रेम उस कम्युनिटी के लोग अपने धर्म के प्रति रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा में से एक है। उसी निष्ठा के बाद आज क्या हो गया है कि देश को बांटने का कुचक्र चल रहा है। ये इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां जिस समाज में भय मुक्त आदमी निर्भय होकर काम कर सके, कोई भय नहीं हो। भूख मुक्त समाज, कोई आदमी भूखा नहीं हो। प्रदूषण मुक्त समाज, संत्रासवाद आतंकवाद मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज, और एक ऐसा समाज जहां पे हम आराम से एक साथ मिलकर के प्रेम से, बंधुत्व भावना के साथ हम रह सके। ऐसे समाज की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देखिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, ढेर सारा बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा इस बात पे कि यह जो इलेक्शन है, अभी आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। किस लिए? करप्शन के चार्जेस थे, वो अरेस्ट हुए हैं। कोर्ट में ट्रायल चलेगा, अगर वो
दोषी है तो उनको सजा होगा, अगर निर्दोष है तो छूट जाएंगे। इतना ही सी बात थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारा अपने देश का मामला, इंटरनल मामला, हमारे अपने देश का मामला है, हमारे कंट्री का मामला है। लेकिन आज अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भारत के अंदर में लोगों को जेल में भरा जाता है। ये हमारा इंटरनल मामला, हम अपने घर को देख रहे हैं। अब बाहर से लोग हमारे घर को देखेंगे तो भारत की एकता को तोड़ने का एक कुचक्र चल रहा है। इसलिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आज देखिए, आज काउंसिल में ही, आज डीमा हसाओ काउंसिल, अभी छवि हम देख रहे थे कि फर्स्ट सीएम एनसी हिल्स, ये बहुत पुराना काउंसिल है 1954, और इस काउंसिल से कितना डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि देवलाल गरलोसा के नेतृत्व में विकास की गति बढ़ रही है। लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कैसे कर रहे हैं कि ऑटो में बैठ जा रहे हैं और एक दो व्यक्ति माइक ले रहा है और बोलता है कि हाँ काउंसिल खत्म हो जाएगा, यहाँ पंचायत राज आ जाएगा, पंपलेट बांट रहे हैं। इलेक्शन आया है, आप इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, इतना झूठा प्रचार कर रहे हैं, इतना गलत प्रचार कर रहे हैं, इतना भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और लोगों को बेवकूफ बना करके आप वोट लेना चाहते हैं। किस लिए? किस लिए? इतनी झूठी बात जो कहीं पास नहीं हुआ, जो कहीं होगा नहीं। मैं आपको दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये सारे जो है झूठे और एकदम मिथ्या विचार है। सिर्फ आपको भाग करने के लिए, इस समाज को विखंडित करने के लिए, इस देश को विखंडित करने के लिए। लेकिन ये समय आ गया है कि हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि हमारा समाज एकबद्ध हो, एकत्रित हो, यूनाइट हो, और यूनिटी के साथ अपनी आवाज को हम उठा सकें। और जब हम अपनी आवाज को उठाएंगे तभी जाकर के होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। आज आवश्यकता है शिक्षा की, आज आवश्यकता है शिक्षित भारत की, आज आवश्यकता है स्वस्थ भारत की, आज आवश्यकता है समृद्धशाली भारत की, आज आवश्यकता है सुरक्षित भारत की, आज आवश्यकता है विश्व बंधुत्व की, आज आवश्यकता है आत्मनिर्भर भारत की, आज आवश्यकता है एक ऐसा भारत जहां हर लोग, हर जाति धर्म के लोग एक साथ रह सके और प्रेम से रह सके, विथ पीस एंड लव। आज ऐसे भारत की आवश्यकता और उसी का प्रयास चल रहा है। इसीलिए बात तृतीय बार नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री के रूप में अगर अनुष्ठित कर पाएंगे तो वह दिन दूर नहीं, जो काम जो 2019 के अंदर में विकास की गति हुई है वह कहीं न कहीं रुक न जाए। मैं आपको 2-3 बात एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी देश को विकास के लिए, किसी भी जगह को विकास के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। आज ये हाफलंग गुवाहाटी से आने में आज हमको तो 7 घंटा लगता है, पहले कितना लगता था? पहले यहां से माइवंग जाने में कितना समय लगता था? डिगेल जाने में 3-3 घंटा, एक दिन लगता था। कनेक्टिविटी होने से उस जगह का विकास होता है। नेशनल हाईवे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नेशनल हाईवे 2014 मोदी जी के आने के पहले 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था। मोदी जी आए, 10 साल के अंदर में बड़े स्पीड से, बड़े तेज गति से नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,48,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया। कहां 92,000 और कहां 1,48,000। स्पीड क्या था? स्पीड की बात मैं करना चाहूंगा। कांग्रेस के समय में 12 किलोमीटर पर डे, एक दिन में 12 किलोमीटर, और बीजेपी की सरकार में 22 किलोमीटर पर डे सड़कों का निर्माण होगा। आज कनेक्टिविटी की बात करें, आज हम हाफलंग में बैठे हैं, चीजों के दाम कम हो, सस्ता मिले, तो हम दूर से सामान जब मंगाते हैं, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? जब हम जल मार्ग से मंगाएंगे, एयर से मंगाएंगे, भाड़ा वैसी, रोड से मंगाएंगे उससे कम भाड़ा, उससे कम भाड़ा रेल का,
और सबसे कम भाड़ा होता है वाटरवेज, जल मार्ग। मोदी जी के आने के पहले जल मार्ग जीरो था इंडिया में, जीरो। 2014 के बाद भारत के अंदर में 111 वाटरवेज बन गया। आप कल्पना कीजिए वो भारत और आज का भारत। रेलवे, असम के अंदर में डबल लाइन नहीं थी, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था रेलवे का, वो काम शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिकल ट्रेन आ रही है, डबल लाइन हो गया। स्टेशन, असम के क्या भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से भी सुंदर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आज हम एयरपोर्ट की बात करें, 2014 के पहले एयरपोर्ट कितना था? 74, अब कितना हो गया? 148। 10 साल में हमने 74 ऐड कर दिया, उसके पहले 74 था। इंटरनेट, आज हमारे बच्चे स्कूल में, आज हमको अगर मान लीजिए ऊंची शिक्षा के लिए हमको जाना पड़े हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, हमारे बच्चों के ऊपर बाहर में अत्याचार होता है, अनाचार होता है, व्यभिचार होता है, वो असुरक्षित रहते हैं। आज घर में बैठ करके आप डिजिटल क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन चाहिए इंटरनेट की स्पीड। और वो स्पीड पहले नहीं था, लेकिन हमने 5G टावर, हर दिन 2 लाख 5G टावर बन रहे हैं। और हमने बांग्लादेश कॉक्स बाजार में एक गेट खोला है, उस गेट से अमेरिका और अमेरिका से इंडिया आएगा। पहले 12 गेट से 12 देशों से इंटरनेट आता था, अब एक ही जगह से आएगा और हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो इंटरनेट वेज, आई वेज जिसको हम कहते हैं, उसमें भी वृद्धि हो। तो भाइयों और बहनों, ये जो चीज हम बता रहे हैं कि आज नेशनल हाईवे की बात, रोडवेज की बात बोलिए, वाटरवेज की बोलिए, एयरवेज की बोलिए, रेलवेज की बात बोलिए, हम तरक्की कर रहे हैं। आज ये जो हाल है, इससे भी बड़ा हाल चाहिए। हमारे इस विलेज के अंदर में मौलाऊ में बड़ा एक ऑडिटोरियम, इससे बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए। और मैं बात करते करते ये ध्यान में आया, तो मैंने आज हमारे ईएम साहब को बोला कि आपको आने वाले समय में मैं दोबारा आऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि इससे बड़ा एक ऑडिटोरियम इस गांव में बना करके आप देंगे, ताकि हमारे इस गांव की जनता को लाभ मिले। ये दायित्व मैं इनको दे रहा हूं। आज सामने एक हाई स्कूल है, इस हाई स्कूल को भी अपग्रेड करके, मौलाई हाई स्कूल को भी अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी तक ले जाना है, क्योंकि हमारी सरकार शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है। आज हमारी बच्चियां 10th क्लास पास करने से हम उसको 10,000 रुपया हर साल देंगे 2 साल तक। अगर हमारी बच्चियां 12th क्लास पास करेगी तो 12,500 रुपया, 12,500 रुपया हम 2 साल के लिए देंगे, हर साल, एवरी ईयर। ग्रेजुएशन पास करने के बाद 25,000 पर ईयर हम 3 साल तक देंगे, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हम देंगे। यह हमारा वादा है। किस लिए? बच्चियों के शिक्षा के लिए। आज 9th क्लास आप पास करते हैं, आपको साइकिल, 10th क्लास पास करने से लैपटॉप, और हायर सेकेंडरी पास करने से, अच्छे नंबरों से पास करने से स्कूटी। तो शिक्षा के ऊपर सरकार, और वो भी हमारी बच्चियों की, जो हमारी बच्चियां हैं, अगर वो पढ़ लिख जाएंगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी, यह मोदी जी का सपना है। तब जाकर के देश तरक्की करेगा। आज उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस बार का जो मैनिफेस्टो, उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति, उसका मतलब यह है कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एक आदमी को, पहले एक ग्रुप को 10,000 मिलता था, अब एक व्यक्ति को 10,000, अब हम 1 लाख रुपया एक व्यक्ति को देंगे, और ये रकम 10 लाख तक जाएगी। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटे मोटे काम करते थे, हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, छोटा कुछ हम लोग जो पालते थे, बकरी पालना हुआ है, गाय पालना हुआ है, सुअर पालना फिक्स का है। अब बड़े बड़े काम, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम महिलाओं को लगाएंगे। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके हम महिलाओं को, अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह मोदी जी का सपना है। आज मैं आपको बताने में मेरे को बहुत गौरव अनुभव होता है कि आज असम सरकार की देखिए, स्कूलों के अंदर में फ्री एडमिशन, सरकारी स्कूलों में फ्री एडमिशन,
फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री मिड डे मील, उसके ऊपर से ये हमने जो स्कीम आपको बताया। इसके अलावा आज हमने पहले ही कहा था कि अंत्योदय में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जो गरीब है। राशन कार्ड 51 लाख राशन कार्ड दिया गया है। इस इलेक्शन के बाद 10 लाख राशन कार्ड नया इशू होंगे और जिसके पास राशन कार्ड है, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसको ऑटोमेटिक अरुणोदय स्कीम मिलेगा, यानी कि 1250 पर मंथ, 1250 पर मंथ आपको अरुणोदय स्कीम मिलेगी और ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आएगा। एक हमने फॉर्म बनाया, उसको फिल करके देना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप हॉस्पिटल में जाकर के दिखाएंगे तो आपको आयुष्मान कार्ड तुरंत इशू होगा बिना देरी किए हुए, और उस आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपीस तक का ट्रीटमेंट फ्री। और वो आयुष्मान कार्ड आपको सीधे राशन कार्ड दिखाने के साथ साथ मिल जाएगा। अब तो बुजुर्गों को भी जो 60 ईयर से ऊपर हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड की स्कीम में लाया गया है। उनके भी इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक का गारंटी सरकार ले रही है, फ्री ट्रीटमेंट। किसको? दोज हु आर अबव 60 इयर्स, सीनियर सिटीजन। आपके पास राशन कार्ड है, एलपीजी कनेक्शन फ्री मिलेगा। आपके पास राशन कार्ड अगर है तो 300 रुपए का सब्सिडी अनुदान आपको दिया जाएगा। बाजार में 1000 रुपया है तो आपको 700 रुपीज में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपका जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, प्रीमियम सरकार देगी। राशन कार्ड में नाम लिखा हुआ है उस हेड ऑफ द फैमिली का, महिला का ही नाम लिखा हुआ है, उसकी मृत्यु पे या दुर्घटना पे जो जीवन बीमा की रकम है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। और जो हमने बताया 10,000 रुपया, 12,500 रुपया, 25,000 रुपया, उसका भी फॉर्म हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आपको बच्चियां पास होंगी, आपको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी भी व्यक्ति का अगर घर नहीं है तो हमने संकल्प लिया है कि 2029 तक एक आदमी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको अपना घर न हो। ये राशन कार्ड जिसके पास है उसको घर भी मिलेगा, आयुष्मान कार्ड मिलेगा, अरुणोदय मिलेगा, एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, एलपीजी सब्सिडी मिलेगी, बच्चियों को 10,000, 12,500, 25,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। आज आप देख ही रहे हैं पीने का पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हर घर 12 करोड़ हमने जो है कनेक्शन दिया है, और भी हम देने जाएंगे। 2029 तक एक भी घर नहीं बचेगा जिसमें हम नल से जल, जेजेएम जल जीवन मिशन से हम पानी नहीं पहुंचाएंगे। आज खेतों के अंदर में, मैं डेगर में था, वहां कैनाल के माध्यम से खेत के लिए पानी देने की व्यवस्था हमारी सरकार इस 5 साल में करेगी। कोई घर, कोई खेत, कोई पथार बिना पानी के नहीं रहेगा। हमारा एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ेगा। हम किसान सम्मान निधि साल का 2,000 3 बार में देते हैं। 6,000 रुपया किसान को मिलता है जो गरीब है। और अगर अरुणोदय मिलेगा 1250 रुपया तो आप सोच रहे 15,000 रुपया और 6,000 21,000 रुपया एक व्यक्ति को एक घर में मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री जब बने थे, गरीबों के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उनका भी बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी ने नहीं चिंता की। देश में बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत पार्टियां आई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों का भी अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 51 करोड़ बैंक अकाउंट खुला, 51 करोड़ बैंक अकाउंट खुला। किसने सोचा? नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए सोचा? जो बैंक कभी भी नहीं जाते थे, आज उसके अंदर में महिलाएं 35 लाख। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो किसान सम्मान निधि जो मैंने बताया 6,000 रुपया, 1250 रुपया अरुणोदय का डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता है। और अभी ट्रांजैक्शन हो गया है 35 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। कांग्रेस में राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो जमीन पे, ग्राउंड पे 15 रुपया मिलता है, 15 रुपीज, 85 रुपीज दलालों को मिलता है।
अगर वही इतना रुपया 35 लाख करोड़ जो आज ट्रांसफर हो रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो जमीन पे 5 लाख रुपया मिलता, 30 लाख करोड़ रुपया दलालों की जेब में चला जाता। यह हमारी सरकार की सुशासन नीति है और करप्शन फ्री इंडिया करने का हमारा दिशा है। ये गुड गवर्नेंस, सुशासन किसने सोचा? नरेंद्र मोदी ने, उसके पहले किसी ने नहीं सोचा। आज माताओं को तकलीफ होता था लकड़ी में खाना बनाने में, उन्होंने सोचा कि वो बीमार होंगी, उनको एलपीजी कनेक्शन। ये जो संवेदनशील सेंसिटिव गवर्नमेंट हमने आज तक नहीं देखा अपने जीवन के अंदर में। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर एक नागरिक होने के नाते चिंता करूं, आप छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टी का, एक एक व्यक्ति, एक एक सिटीजन सोच के देखे कि कितनी सेंसिटिव गवर्नमेंट है, कितनी छोटी छोटी चिंता करती है। माताओं के लिए टॉयलेट नहीं था, 12 करोड़ टॉयलेट बना दिया, 12 करोड़ घर बना दिया। और आज हर घर से बिजली नहीं थी, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कांग्रेस की सरकार के समय तक 60%, 40% गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन आया, बल्ब दिया, घर दिया, टॉयलेट दिया, नल से जल दिया, क्लीन वाटर दिया। राशन कोविड के समय में 5 किलो राइस फ्री एक एक आदमी को आज तक हम दे रहे हैं और अगले 5 साल तक हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे। हर व्यक्ति को 5 किलो राइस मिलेगा। सरकार सोचती है। कोविड के समय में आपने देखा होगा कि टीका, पोलियो का टीका बनाने में कांग्रेस को 30 साल लगे, बच्चों के पोलियो का टीका। कोविड आया, मोदी जी ने चिंता किया, रिसर्च किया और 1 साल के अंदर में ही, 6 महीना के अंदर में ही उन्होंने 220 करोड़ टीका फ्री लगाया इंडिया में और एक्सपोर्ट किया। और वर्ल्ड आईएमएफ चीफ ने कहा है कि इंडिया इज द हब ऑफ द वैक्सीनेशन हब। किसने किया, किसने सोचा, किसके लिए सोचा? थोड़ा आप सोच के देखिएगा कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए कौन सोच रहा है, कौन व्यक्ति सोच रहा है। आज हम विदेश में जब जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनको पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। आपका और हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है, गर्व से उठ जाता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो इज्जत है कभी तक नहीं मिला, आज भारत को इज्जत मिल रहा है, इंडिया को इज्जत मिल रहा है और इंडिया के हर नागरिक का स्वाभिमान बढ़ रहा है। तो आज ये जो लड़ाई है, आज ये युद्ध है, आज जो इलेक्शन है, वो भारत के गौरव का है, राष्ट्र के हित का है, नेशन का है और नेशनलिटी का है। इसलिए सभी को अपना बहुमूल्य वोट देना है, सबको अपना बहुमूल्य वोट देना है। आज देखिए 3 तलाक, महिला शादी करके आप घर में लाए, थोड़ा झगड़ा हुआ, आपने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उसको छोड़ दिया। कितना बड़ा अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा था, उन्होंने कहा इसको बंद करो, 3 तलाक नहीं चलेगा। आज महिलाओं का जीवन सुखी हो गया, कोई अत्याचार नहीं, कोई अनाचार नहीं, कोई दुराचार नहीं। तो आज जो सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में स्कीम देती है, युवाओं के बारे में सोचती है कि युवा हमारे पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 1 लाख नौकरी का वादा किया था और 1 लाख नौकरी वो एम्प्लॉयमेंट देने में सक्सेस हुए हैं। और जिसको नौकरी नहीं दे पाए उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा में हम 10 लाख देते थे, अब हमने वो रकम अपने मैनिफेस्टो में बढ़ा दी है। 20 लाख रुपया एक युवक को मिलेगा रोजगार करने के लिए, उसको स्वनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। तो युवाओं के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना। मोदी जी कहते हैं कोई जाति पात छोड़ो, 4 ही जाति है, 4, एक महिला, दूसरा युवक यूथ और तीसरा किसान अन्नदाता जो किसान उपजाता है और चौथा जो गरीब है। ये 4 जातियां हैं, 4 के बारे में ध्यान रखना है। और 4 के बारे में ध्यान रखेंगे तो सारे धर्म के जाति के लोग इसमें आ जाएंगे। तो आज और आपका हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता कृषक के लिए और गरीब और दुखियों के लिए आइए हम सब एक साथ मिलकर के आवाज दें। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अमर सिंह टीसू को जिताएंगे, तब जाकर के वो लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में जाने के बाद मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे और 400 की संख्या पार होगी तो जो विकास की गति है वो और तेज होगी और भारत में भारत का नाम, भारत का काम और भारत का स्वाभिमान और भारत का गौरव बढ़ जाएगा। उसी के लिए इलेक्शन है, साधारण इलेक्शन। मैंने पहले भी कहा था कि नहीं है, आपका हमें सहयोग चाहिए,
आपने हमें सहयोग दिया है। आज एमएससी में आपका सहयोग नहीं रहता तो डॉन थाउसेंड जी नहीं जीतते। वो जीत के आए हैं और मैंने इनको आज 2 काम दे दिया है कि भाई ये ऑडिटोरियम और स्कूल का भी काम होना चाहिए, और वो हमको पूरा विश्वास है इस काम को जरूर करेंगे क्योंकि आपके सामने वो बोल चुका है। तो बंधुओं, आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका विश्वास हमें चाहिए, और ये सहयोग विश्वास ही आपके जीवन को, हमारे जीवन को, हमारे देश के जीवन को एक ऐसा प्रॉस्पेरस इंडिया बना देगा, समृद्धशाली भारत बना देगा, जहां विकास, जहां उन्नति, जहां पीस, प्रॉस्पेरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहने का तो बहुत ढेर सारा स्कीम है, अगर मैं बोलने जाऊं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, रात्रि भी हो रही है, सबको घर भी जाना है। तो आपसे मैं मिलने के लिए आया, मिला, आपसे बातें हुई, मेरे को भी खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई, निश्चित खुशी हुई, और इसी खुशी को बरकरार रखने के लिए 26 मार्च का दिन में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होना चाहिए। मैं आपको 2 काम दे के जा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, 10% कम से कम पोलिंग ज्यादा हो, और अपने अपने बूथ में, पोलिंग स्टेशन में 10% हम वोट बढ़ाएं। ये किस लिए करना है? क्योंकि नेशन फर्स्ट, वोट मस्ट। माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि घर में अगर पुरुष या बच्चे बोले कि, लड़के बोले कि हमको जो है भात दो, खाना दो, हम जाएगा वोट देने के लिए, तो आप लोग बोलिए कि पहले वोट दे आओ और निशान यहां देखेंगे, तब जाकर के हम आपको खाना देंगे। यानी कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। वोट परसेंटेज बढ़ाना है, नेशन इज फर्स्ट, वोट इज मस्ट। इसलिए सबको अपने अधिकार, जो आपका अधिकार है उसको सुरक्षित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए जाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, ताकि आपका जीवन, हमारा जीवन, इस देश का जीवन, इस समाज का जीवन सुखमय बन सके, उन्नतशील बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, सुरक्षित भारत बन सके, विकसित भारत बन सके, स्वस्थ भारत बन सके, शिक्षित भारत बन सके, और विश्व बंधुत्व भावना के साथ हम आगे बढ़ सके और भारत को विश्व गुरु बना सके। विश्व गुरु, तो भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 2047 आने वाला 100 साल, 2047 का रोड मैप मोदी जी ने तैयार किया है। मेरठ की जनसभा में उन्होंने कहा था कि हम 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। शपथ लिए नहीं, 100 दिन का रोड मैप उन्होंने बता दिया कि मैं क्या काम करूंगा, जबकि दूसरी पार्टियों के नेता चुपचाप बैठे हैं और अभी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और मोदी जी ने भारत को, जो 11 नंबर पे था इकोनॉमिक पावर, 11 था, 5th में ला दिया। 3री बार बनेंगे तो तृतीय, 3rd पोजीशन, तीसरा जो है इकोनॉमिकल पावर बनाने के लिए वो आज से ही चिंता करने लगे। एक तरफ लोग कैंपेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व के अंदर में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी जी और मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। अब चाहिए आपका सहयोग, और मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप आगे बढ़ करके आएंगे और आप सहयोग करेंगे, ताकि इस देश का हर गरीब व्यक्ति जो पॉवर्टी लाइन में है, हमने उठाया भी है, 25% लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर किया है। सभी लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाएं, सबके पास अपना घर हो, सबके बच्चे स्कूल में जाएं, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको राशन कम से कम दामों में मिले, और सबको स्वास्थ्य की भी चिंता की जाए, और रास्ते का भी चिंता किया जाए, और पानी पीने का भी चिंता किया जाए, कृषक उत्पादन के लिए भी चिंता किया जाए। पुनः मैं अपने शब्दों को विराम देने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एकदम मन से, जोर से, क्योंकि हमारी माताएं बैठी हुई, हमारी बहनें बैठी हुई, आज इस देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन हमने पार्लियामेंट में भी पास कर दिया है बिल कि हमारे माताओं और बहनों को 33% पार्लियामेंट में भेजना है, क्योंकि नारी का वंदे मातरम हमको कहना है। तो आइए हम जोर से अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, शक्ति के लिए हम जोर से कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता
माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।